गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में मैं आप लोगों के साथ में फिजिक्स का क्लास 12 का फिजिक्स का हम लोग वेव थ्योरी का बेसिक कंसेप्ट डिस्कस किए थे, साथ ही साथ हाइजेन प्रिंसिपल और पॉइंट सोर्स और लीनियर सोर्स के बारे में डिस्कस किया था। और फाइनली हम लोग हाइजेन प्रिंसिपल के हेल्प से प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेव फ्रंट के बारे में डिस्कस किए थे। इस क्लास में आज जो मैं डिस्कस करूंगा, मैंने रूप से डिस्कस करूंगा रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन का एक्सप्लेनेशन विद द हेल्प ऑफ वेव। वेव की कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग रिफ्रैक्शन और डिफ्लेक्शन का एक्सप्लेनेशन करेंगे। जैसा कि आप लोग रिफ्लेक्शन का मतलब जानते हैं कि बाउंडिंग ऑफ या बेंडिंग उसको बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट। दैट मींस अगर लाइट किसी वन मीडियम तो किसी मीडियम से आती है और मीडियम सेपरेटर पे टच करके फिर वो दूसरी मीडियम में अगर टर्न हो जाती है, रिटर्न कर जाती है, तो वो जो आपको कहलाता है रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो उस केस में जो रिफ्लेक्शन है, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो दूसरे मीडियम में रिफ्लेक्शन में दूसरे मीडियम में वो लाइट रे बहुत ही कम अमाउंट में जाती है, थोड़ा बहुत चली जाती है बट बहुत ही कम जाती है। लेकिन रियल में हम लोग जब रिफ्लेक्शन का मतलब समझते हैं तो वो लाइट का बेंडिंग होता है इन सेम मीडियम। जब हम लोग रिफ्रैक्शन समझते हैं तो वहां पे होती है लाइट का बेंडिंग इन अनदर मीडियम। तो वहां पे जो होती है वो लाइट अपना ओरिजिनल पथ से जो होता है वो डाइवर्ट हो जाती है। तो वो जो डाइवर्ट होती है मे बी वो आपका अलोंग द टुवर्ड्स द आपका नॉर्मल हो जाती है या अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाती है। तो वो आपका रिफ्लेक्शन की कंसेप्ट है, जो कि मैंने आपको रे ऑप्टिक्स में काफी बेहतर ढंग से एक्सप्लेन कर दिया, बहुत ही सुंदर से एक्सप्लेन किया है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो आज की क्लास में जो मुझे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का जो डिस्कस करना है, मैंने रूप से डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेव कंसेप्ट। तो वेव कंसेप्ट में हम लोग लिखते हैं, टॉपिक का जो नाम है, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। तो हम लोग का जो टॉपिक का नाम है वो है रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव कंसेप्ट। एक मिनट इंक थोड़ा ले लेते हैं, फिर हम लोग चलते हैं वेव कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो देखिए, अब हम लोग चलते हैं एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी। फटाफट लिखते हैं, टॉपिक का नाम क्या है, लिख लीजिएगा रिफ्लेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव। तो लाइट को वेव मान करके हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने वाले हैं रिफ्लेक्शन को। ठीक है, एग्जाम में डायरेक्ट 5 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ देता है कि एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन विद द टेकिंग कंसेप्ट ऑफ वेव। लाइट को वेव मान करके आपको रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसका थोड़ा थोड़ा डायग्राम बनाते जाएंगे और इसके लैंग्वेज को भी हम लोग लिखते जाएंगे। मान लीजिए हम लोग सबसे पहले क्या एक्सप्लेन करेंगे रिफ्लेक्शन को। मान लीजिए ये आपका कोई मीडियम सेपरेटर है, डायग्राम सही से बनाएंगे। ये आपका कोई क्या है, मीडियम सेपरेटर। मीडियम सेपरेटर का मतलब होता है कि आपका ये ऊपर वाला का ये अलग मीडियम में सेपरेट कर देगा और ये आपका अलग मीडियम में सेपरेट कर देगा। और मान लीजिए ये आपका कोई वेव इंसिडेंट वेव फ्रंट है। ये क्या आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट, मान लीजिए इसका नाम हमने पीक्यू रख लिया। ये जो आपका वेव फ्रंट है, ठीक, ये आपका कोई वेव फ्रंट है जो इस मीडियम सेपरेटर पे इंसिडेंट करती है। क्या करते हैं, मीडियम सेपरेटर पे इंसिडेंट करती है। इस वेव फ्रंट से यहाँ पे तो इतना स्पष्ट है कि ये जो आपका वेव फ्रंट जब इंसिडेंट करेगा तो ये जो पॉइंट क्यू है ये सबसे पहले क्या करेगा, इस एक्स वाई को टच कर देगा। ये यहाँ क्यू से आर तक आने में जो भी समय लेगा सबसे पहले ये आपका टच करेगा इसमें। मान लीजिए कि ये पॉइंट ए पे टच किया और ये पॉइंट तब तक में मान लीजिए कि आपका यहीं पे हो। डेफिनेटली है कि आपका स्मॉल डिस्टेंस कवर करेगा, ये आपका लार्ज डिस्टेंस कवर करेगा। दोनों का वेलोसिटी सेम है तो उस किस्म, क्योंकि आपका लाइट का वेलोसिटी कांस्टेंट है दोनों का, दोनों जैसा कि मैंने वेव फ्रंट वहां पे जो हम लोग माने थे वेव फ्रंट को पॉइंट सोर्स, बट ये मैंने मान लिया कि लार्ज डिस्टेंस पे सिचुएटेड है तो इसको मैंने प्लेन सोर्स की तरह मान लिया, लीनियर सोर्स की तरह वेव कर रहे हैं ये प्लेन की तरह। तो ये जब लाइट यहाँ से इंसिडेंट करेगी तो सबसे पहले ये वाला क्यू पॉइंट यहाँ पे जल्दी पहुंच जाएगी। पी टेक्स लॉन्ग टाइम टू कवर टू टच दिस मीडियम सेपरेटर प्लेन एक्स वाई। अब जो है ये मान लीजिए कि जब तक ये यहाँ पे आती तब तक ये पॉइंट यहाँ पे होगी। मान लीजिए ये पॉइंट आपका क्या है, बी है। क्या आपका बी पॉइंट पे ये तब तक आई है। अगर ये तब तक बी पॉइंट पे आता तो समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ये जो लाइट रे है निश्चित रूप से फिर आपका रिफ्लेक्ट करेगी। तो मान लीजिए कि इसका रिफ्लेक्शन इन दिस वे हो गया। क्या हो गया, इन दिस वे हो गया। जब तक ये आती तब तक ये रिफ्लेक्ट करके इधर चली गई। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए
डेफिनेटली रूप से आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे जब रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करता है तो हम लोग नॉर्मल यहाँ पे कंसीडर करेंगे, जो हम लोग को क्या क्रिएट करते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिएट करते हैं। ठीक, अब ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया। तो इतना चीज मैंने सबसे पहले लिखा है, जिसको हम लोग थोड़ा लैंग्वेज ले लेते हैं। लेट ए वेव फ्रंट PQ is obliquely incident on the reflecting surface लिख लीजिए, reflecting surface। अच्छा, हम उस समय से इसको मीडियम सेपरेटर बोलते हैं। मीडियम सेपरेटर मत लीजिएगा, क्योंकि मीडियम सेपरेटर आपका रिफ्रैक्शन में बेहतर रहता है। ठीक, वैसे मानने पर कोई जाएगा कुछ जाएगा नहीं, बट आप यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस माने तो बेहतर रहेगा। तो यहाँ पे ए वेव फ्रंट PQ इज ऑब्लिक्वली इंसिडेंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस XY एट फर्स्ट it touches at A and finally touches at C in order by the time the waves cover, और ऐसे लिख सकते हैं, the waves from B reach at C, the secondary waves starting at A must have covered same distance after reflection BC is equal to C naught into T is equal to AB radius of secondary wave fronts। जैसे हम लिख लेंगे सेकेंडरी वेव फ्रंट्स। ठीक, तो मेरा यहाँ पे क्या करना है कि देखिए, मैंने माना सबसे पहले कि मान लिया कि ये PQ कोई वेव फ्रंट है, जो आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट है, जो कि आपका ऑब्लिक्वली इस एक्चुअल रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे इंसिडेंट करती है। तो जब ये इंसिडेंट करेगी, सबसे पहले Q पॉइंट A पे पहुंचेगी, तब तक P पॉइंट B पे ही रहेगी। तब तक P पॉइंट अगर B पे रहती है तो इस केस में क्या होगा, देखिएगा ध्यान से, इस केस में क्या होगा, फिर जब तक ये पॉइंट A इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टच करके रिफ्लेक्ट होगी, फिर उसी मीडियम में जाएगी, तब तक फिर क्या होगा कि ये जो लाइट रे है B से C तक पहुंचेगी। तो उसी चीज को माना, और मान लिया कि इसकी वेलोसिटी इतना जानते हैं कि अगर मान लिया इसकी वैल्यू C0 है, इसकी वैल्यू अगर C0 है, तो और टाइम t के बाद, अगर ये टाइम t के बाद ये BC तक पहुंचती है, तो ये AB तक पहुंचेगी। मान लिया हम स्टार्टिंग में सपोज कर ली, क्योंकि यहाँ पे मानने के लिए इसलिए बोला क्योंकि रिफ्लेक्शन में शो करना है, तो कुछ कॉमन चीज जो हमें लेना पड़ेगा जो कि इजीली प्रूफ कर सके, वरना आप कह सकते हैं कि यहाँ पे नहीं भी पहुंच रहे, यहाँ पे भी रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम सुविधा के लिए क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपका टी टाइम में ये C तक पहुंचती है, तो ये A से जो है ना B तक, ये B पॉइंट तक पहुंचती है, तो इसकी वेलोसिटी C0 है, और इस टाइम जो लिया वो T लिया है, तो इस केस में कह सकते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू टाइम टाइम्स वेलोसिटी, दैट मींस BC इज इक्वल टू AB, दैट विल बी C0 टाइम्स T। ये आपका डिस्टेंस हो गया, जो कि कवर किया कौन, पॉइंट P फ्रॉम B टू C। अब जो है देखिएगा ध्यान से, फिर से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रब कर लेते इस पार्ट को। अब जो है एक पार्ट और आपका मैथमेटिक्स थोड़ी सी आएगी, बस ध्यान से आप लोग देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिएगा, अब देखिए, तो जब तक ये पॉइंट, जैसे कि मान लीजिए ये पॉइंट यहाँ पे आ गई, रिफ्लेक्ट करती, फिर ये गई, फिर यहां से यहां तक आई, तब तक में आपका दूसरा भी तो पॉइंट इस पे है, तो ये भी पॉइंट क्या होगा आपका
कोई पॉइंट यहाँ पे आएगा, कोई पॉइंट आपका रिफ्लेक्ट करके दूसरी जगह चले जाएगा। तो मान लीजिए इसमें से कोई हम एक आर्बिट्रेरी ले लेते हैं कि मान लीजिए एक पॉइंट ई ले लिए और ये रिफ्लेक्ट होकर के इस पॉइंट पे आ गया, तो यहाँ पे आया तो फिर यहाँ पे भी हम लोग नॉर्मल बिहेव करेंगे, नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे, तो फिर ये क्या करेगा, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चले जाएगा। तो अगर हम इसको नॉर्मल की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ पे हम लोग नॉर्मल ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे जैसे नॉर्मल लेंगे तो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, तो यहाँ पे आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। तो हम लोग यहाँ पे वो चीज नहीं लेते क्योंकि डायग्राम आपका डिफिकल्ट हो जाएगी, इसलिए हम इसको क्या करें, उस चीज को यहाँ पे नहीं मेंशन कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, तो हमने क्या किया कि एक मिनट के लिए मान लिया कि आपका यहाँ पर भी क्या हुआ, लाइट रे आया, तो जब तक ये यहाँ पे आया तब तक ये भी यहाँ पे इंसिडेंट करके चल जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे ये आई, फिर ये आपका मान लीजिए पॉइंट आपका एफ है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये पॉइंट पहुंच गया यहाँ पे, ये आपका टाइम टी मैंने माना है सी नॉट इंटू टी, और ये पॉइंट जो आपका यहाँ पे पहुंचा है तब तक ये एक मिनट के लिए, तो यहाँ पे कर सकते हैं कि देखिए जब ये पॉइंट यहाँ तक पहुंचा, इसके बाद देखिएगा क्या किया कि जब तक ये पॉइंट यहां तक है, ये जो आपका एंगल हो जाएगा ये आपका आई हो जाएगा, फ्रॉम फिगर से स्पष्ट पता चलेगा कि आपका आई हो जाएगा। उसके बाद ये जो आपका लाइट रे आपका यहां तक पहुंचे, फिर इसमें भी इंसिडेंट होगा, मतलब रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो हुआ, मान लीजिए टेंजेंट प्लेन की तरह आपका यहाँ पे रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर रही है, और एक मिनट के लिए मान लीजिए ये आपका इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये आपका टेंजेंट तरह प्लेन की तरह रोल करेगा। किसके लिए, अगर आप यहाँ पे ये पॉइंट ओ एफ इसको इस तरह से मानिए, एक मिनट, अब देखिएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा कि इसके लिए टेंजेंट प्लेन का रोल करेगा, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए ये आपका रिफ्लेक्ट कर जाएगा इधर रिफ्लेक्शन के, ये आपका टेंजेंट प्लेन। तो यहाँ पे इसको मान लीजिए सी डी हम मान लीजिए एक मिनट के लिए, ये ई इसका इस पॉइंट का नाम ई है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ये आपका हमने हेमिस्फीयर की फॉर्म में सेमी सर्कल के जैसा यहाँ पे बना दिया हेमिस्फीयर के शेप का। अब देखिएगा, अब यहाँ पे देखते हैं, लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन, a tangent plane CD, tangent plane CD, if it represents the reflected wave front, रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट का मतलब ये हुआ कि जैसे आपका ये लाइट रे यहाँ पे आई, फिर क्या हुआ कि सारा लाइट रे इंसिडेंट रिफ्लेक्ट भी करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा, तो जैसे ये हुआ कि आपका इस वे में जा रही है, फिर ये इस वे में जा रही है, इस वे में जा रही है, तो ये आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा लाइट, ये जो पूरा का पूरा इस तरह से यहाँ पे आया, यहाँ पे टच करने के बाद फिर क्या होगा, इसमें रिफ्लेक्शन जब होगा तो फिर तो ये भी तो वेव फ्रंट को फॉर्म करेगा, इसी तरह से करेगा क्योंकि सारा पॉइंट आएगा, तो फिर कलेक्शन सारा पॉइंट जो होगा वो भी तो वेव फ्रंट करेगा। तो मैंने मान लिया कि ये जो रिफ्लेक्ट किया इस तरह से किया, यहाँ पे आया, फिर ये इस तरह से रिफ्लेक्ट कर गया, तो वो जो आपका वेव फ्रंट है ये आपको मैंने मान लिया सीडी की तरह। तो हमने लिखा लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन सीडी इफ इट रिप्रेजेंट्स द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, क्योंकि देखिए ये पॉइंट कुछ यहीं तक पहुंचेगा, तो कुछ आपका ये रिटर्न होकर के यहाँ तक पहुंच जाएगा, कुछ यहीं पे रहेगा, कुछ रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ पर, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा, कुछ ये तो आपका तब तक यहीं पे पहुंचेगा। तो ये रिफ्लेक्शन जो हम ले रहे हैं ना, ये पूरे वेव फ्रंट का, वेव फ्रंट जो इस पे इंसिडेंट के यहाँ पे रिफ्लेक्शन यहाँ पे आ गई सीधी, जिसको मैंने मान लिया इफ इट रिप्रेजेंट्स अ रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट देन time taken by the waves from any point या any arbitrary लिख लीजिए, arbitrary points of AB after reflection reaching at CD, must be same, बस यही प्रूफ ही करना है। मेरा कहने का मतलब हुआ दैट इज, मेरा कहने का मतलब यह हुआ कि जितना भी आपका इस वेव फ्रंट इंसिडेंट वेव फ्रंट पीक्यू पर पॉइंट है, ये सारा पॉइंट इस सीडी तक पहुंचने में समय सेम टाइम लेगा। मतलब ये आपका पी से
सी तक पहुंचने में जितना टाइम मिलेगा उतना ही क्यू से आपका डी तक पहुंचने मिलेगा, फिर कोई दूसरा पॉइंट है तो यहाँ तक पहुंचने मिलेगा। तो उसी तरह से मान लीजिए कोई तीसरा पॉइंट है तो यहाँ तक पहुंचने मिलेगा, चौथा यहाँ तक लेगा। तो ये जो रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन का मतलब यही हुआ कि टोटल का टोटल टाइम ये पूरा इंसिडेंट देखिए ऐसे इंसिडेंट करेगा तो फिर ये ऐसे रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो देख सकते हैं किस तरह का इसका डायग्राम बन रहा है। तो इसका किस तरह से डायग्राम बन रहा है, कुछ पॉइंट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये पॉइंट आपका यहीं पे रहेगा, ये दूसरा वाला पॉइंट आपका थोड़ा सा यहाँ पे रिटर्न होकर आएगा, लेकिन ये सारा पॉइंट यहाँ पे ये वाला यहाँ पे ये वाला यहाँ पर। तो मैंने मान लिया एक मिनट के लिए आपका एक्चुअल वेव फ्रंट है जो आपका रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट की तरह माना गया, तो डेफिनेटली सारा का सारा पॉइंट जो होगा ये सीटी तक पहुंचने में सेम टाइम लेगा, चाहे आपका जितना ए ले क्यू ले उतना ही पी लेगा, उतना ही बीच का जितना भी पॉइंट है सारा सेम टाइम लेगा। दैट मींस यू कैन से दैट हियर अगर मैं कोई दूसरा कोई एक पर्टिकुलर वेव ले लिया, एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया, थोड़ा इसको रब कर ले, अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लिया एक मिनट के लिए, अगर मैं कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं जैसे कि मान लीजिए इस आर्बिट्रेरी पॉइंट को ले लिया ईएफ के लिए, तो यहाँ पर ईएफ के लिए आप क्या बोलेंगे, डेफिनेटली रूप से बोलेंगे कि जो टी होगा वो ईएफ बटा सी नॉट, ईएफ बटा सी नॉट का मतलब समझते हैं, ईएफ का मतलब हुआ कि ये ई से एफ तक ट्रेवल करने में अगर ये बी से सी तक पहुंचने में टी टाइम लेता है, तो ये बी से ई से एफ और एफ से फिर इस पॉइंट तक, ये पॉइंट आपको क्या इसका नाम हम लोग ले लेते हैं जी, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, एक पर्टिकुलर केस तक मान लिया, यहाँ से समझने में बेहतर है क्योंकि यहाँ तक पहुंचने में टी लिया, यहाँ तक ये भी पहुंचने में मान लीजिए यहाँ तक पहुंचने में इसने एस लिया तो ये भी एस लिया, इसके बाद यहाँ तक टी चला तो उसके बाद ये रिफ्लेक्ट होकर तब तक यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चले गया, तो ये जो आपका ई वाला ये भी तो यहाँ तक चले जाएगा, तो ये पॉइंट को हमने जी मान लिया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि टोटल टाइम जो होगा वो कितना लेगा, यहाँ से यहाँ तक कवर करने में और यहाँ से यहाँ तक, तब तक ये आपका बीसी हो जाएगा सी नॉट, मतलब ये तब तक बीसी कवर करेगा तब तक कि यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ चले जाएगी, तो इसको कह सकते हैं ई एफ अपॉन सी नॉट प्लस मतलब टोटल टाइम जो होगी ये एफ अपॉन सी नॉट प्लस एफ जी अपॉन सी नॉट, इतना करने में जो कि क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, बस इसी को हमको प्रूफ करना है कि इट शुड बी कांस्टेंट। अब अगर हम इसको प्रूफ करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले क्या है कि आपका ये यहाँ पे कह सकते हैं ये आपका एंगल क्या है आई, क्या है एंगल आई, ये जो ट्रिंगल है इस छोटा सा ट्रिंगल को देखिएगा ये आपका एंगल है आई और ये आपका 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनाता है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं साइन आई बराबर आप क्या बोल सकते हैं, देखिएगा ध्यान से, इस साइन आई को क्या बोल सकते हैं परपेंडिकुलर ईएफ बाय हाइपोटेन्यूज आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज आपका एफ हो जाएगा, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, सो एफ इज इक्वल टू क्या बोलेंगे एफ इंटू साइन आई, एफ इंटू साइन आई, तो इस एफ के जगह पे लिख सकते हैं एफ इंटू साइन आई डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस, अगर हम एफ जी की बात करते हैं तो ध्यान से देखिएगा एफ जी आपका कहाँ है, एफ जी आपका ये है और ये जो एफ जी है ना ये एफ जी, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो आपको रिफ्लेक्ट करके एफ जी यहाँ पे पहुंची है, तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है, थोड़ा फिगर में आपको स्पष्ट पता नहीं चले ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगी फिगर, तो यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो आपका 90 डिग्री का एंगल है और ये एंगल जो होती है आपका आर के बराबर हो जाती है, तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हैं साइन आर बराबर परपेंडिकुलर दैट मींस एफ जी डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज जो कि आपका क्या होगा एफ सी के बराबर होगा, सो यू कैन राइट एफ जी इज इक्वल टू एफ सी टाइम्स साइन आर, तो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं एफ सी इंटू साइन आर डिवाइडेड बाय सी नॉट, दैट मींस टी इज इक्वल टू इतना आप लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, फटाफट इस साइड के एक्सप्रेशन को भी लिखते चलेंगे, ये आपका एफ जी सी ट्रिंगल में और ये आपका जो था ए ई एफ ट्रिंगल में, चलिए इसको रब कर ले, ये वाला बात आप लोग समझ गए। अब जो है ये एफ को आप एफ ही ना ले देंगे, इस चीज को अगर समझ जाएंगे तो रिफ्लेक्शन इससे इजी है, तो इसको लिख सकते हैं साइन आई डिवाइडेड बाय सी नॉट प्लस एफ सी को आप लिख सकते हैं ए सी माइनस एफ, इसको लिख सकते हैं ए सी माइनस एफ टाइम्स साइन आर डिवाइडेड बाय सी नॉट, अगर आप इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी साइन आर बाय सी नॉट माइनस एफ साइन आर बाय सी नॉट, सो यू कैन राइट इट एज एफ साइन आई बाय सी नॉट प्लस ए सी साइन आर बाय सी नॉट माइनस एफ साइन आर बाय सी नॉट, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। फिर देखिएगा एक स्टेप और हम लोग चलते आगे, ऊपर का पार्ट रब कर ले, देखिएगा अब जो है इसको भी रब कर लेते हैं, फटाफट आप लोग देखते भी चलेंगे। अब यहाँ पे एफ को दोनों को एक साथ कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या सकते हैं इट विल बी एफ टाइम्स एफ बाय सी नॉट इनटू साइन आई माइनस साइन आर, इस दोनों टर्म में हमने एफ को कॉमन लिया तो बच क्या गया ए सी टाइम्स साइन आर बाय साइन सी नॉट, तो यहाँ पे देखिए ये आपका आ गया ए सी साइन आर बाय सी नॉट। अब हम आप लोग को बताते हैं ये आपका ए सी है, तो देखिए तो आपका ये ए सी कहाँ पे है, थोड़ा फिगर में आप देखिए,
अगर आप गौर करेंगे तो ये आपका AC ये है, ये आपका AC है और AC इंटू साइन आर, मतलब अगर ये एंगल R है तो इस एंगल के लिए, इस एंगल के लिए ये आपका अगर R है, सॉरी ये एंगल आपका अगर R है और ये आपका AC है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि अगर आप यहां पे साइन R अप्लाई करेंगे तो देखिएगा, एक बात और है इंपॉर्टेंट यहां पे कि साइन R इन ट्रायंगल अगर आप ABC में अप्लाई करते हैं, किसमें अप्लाई करते हैं, ABC में अप्लाई करते हैं, तो यहां पे क्या करेंगे, साइन R बराबर BC बाय AC। अब देखिए BC बाय AC, सॉरी AB बाय AC। तो यहां पे क्या है कि साइन R अगर यहां पे करेंगे तो देखिए यहां पे 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये एंगल आपका साइन R है तो साइन R बराबर आप क्या बोलेंगे, ये एंगल आपका साइन R है तो साइन R बराबर AB बाय AC बोल देंगे, क्योंकि ये AC आपका हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगा। तो यहां से आप कह सकते हैं AB बराबर AC इंटू साइन R। तो इस केस में आप AC को क्या रिप्लेस कर सकते हैं, सो इट विल बी AF बाय C नॉट इंटू साइन I माइनस साइन R प्लस AC इंटू साइन R विल बी AB, सो इट विल बी AB बाय C नॉट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB बाय C नॉट हो गया। अब अगर गौर करें AB बाय C नॉट, तो AB बाय C नॉट क्या है, AB बाय C नॉट। देखिए तो जब वेव फ्रंट, ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब अगर कोई पर्टिकुलर पॉइंट सोर्स ले लेते हैं तो ये जब पॉइंट ये यहाँ तक पहुंचती है तब तक ये पॉइंट यहाँ से रिफ्रैक्ट होकर यहाँ तक चली जाएगी। मतलब अगर ये C नॉट डिस्टेंस कवर करते हैं तो ये भी C नॉट डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये आपका AB भी क्या हो जाएगी C नॉट। तो हमने ऑलरेडी लिख दिया कि पीछे वाले जो हमने रब किया उसमें देखिएगा शुरू में ही लिख दिया था कि AB इक्वल टू BC इक्वल टू C नॉट थी, क्योंकि जब तक ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट जो है यहां से यहां तक आएगी तब तक ये A से B तक चले जाएगी रिफ्लेक्ट होकर के। तो सो यू कैन से दैट हियर AB इज इक्वल टू BC। तो अगर AB इज इक्वल टू BC होगी दैट विल बी सेम एज C नॉट टाइम्स T। सो यू कैन से दैट हियर C नॉट टाइम्स T, दैट मींस AB की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, C नॉट इनटू T। तो यहां पे ये आपका हो जाएगा, इस वाले पार्ट को रब कर ले, ये सारे पार्ट को रब कर लेते हैं। तो यहां पे आप कह सकते हैं क्या कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि AB का वैल्यू C नॉट इनटू T है, तो इसको लिख सकते हैं AF बाय C नॉट इंटू साइन I माइनस साइन R, और AB का वैल्यू क्या है मेरा C नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाय C नॉट इंटू T। C नॉट कैंसिल, इट विल बी AF बाय C नॉट टाइम्स साइन I माइनस साइन R प्लस T। तो अब देखिए ये जो आपका टोटल का टोटल क्या था, ये T था, तो T बराबर इतना आया है, T बराबर इतना प्लस T आया। तो ये करेक्ट तभी ना होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, जीरो आएगा। जब तक ये पूरा एक्सप्रेशन जीरो नहीं आएगा तब तक तो करेक्ट नहीं होगा। जबकि आपका AF क्या है, AF क्या है, AF एक डिस्टेंस है, तो ये तो कभी जीरो हो नहीं सकता है। C नॉट क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, ये भी कांस्टेंट जीरो हो नहीं सकता है, तो डेफिनेटली रूप से ये टर्म जीरो होगा। दैट मींस यू कैन से दैट हियर व्हाट, इक्वेशन फर्स्ट इसको सपोज कर लेंगे और बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज पॉसिबल, इक्वेशन फर्स्ट इज पॉसिबल इफ आई डबल एफ मतलब इफ एंड ओनली, इसका मतलब होता है इफ साइन I माइनस साइन R इज इक्वल टू जीरो। अगर साइन I बराबर आपका साइन R होता दैट मींस साइन I बराबर साइन R क्या हो गया, अगर साइन I माइनस साइन R बराबर जीरो होता तो उसके समय साइन I बराबर साइन R हो जाएगा। अगर आपका फिर साइन I बराबर साइन R हो जाएगा, यहां से लिखिएगा अगर साइन I बराबर साइन R हो जाता है तो I बराबर क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। सो रिफ्लेक्शन इज प्रूफ। कैसे रिफ्लेक्शन प्रूफ हो गया, क्योंकि आप रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ जानते हैं क्या कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है उसका मेजर। तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन विद द हेल्प ऑफ वेव कांसेप्ट। तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा है इसमें मैथमेटिक्स, अदरवाइज सारा चीज सिंपल है। ठीक, थोड़ा सा आप वेव फ्रंट के बारे में अगर अच्छे से समझते हैं तो फिर इजीली आप समझ जाएंगे। थोड़ा सा केवल मैथमेटिकल थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन आ जाता है जो कि आप इजी है, मुझे लगता है कि आप समझते होंगे। चलिए तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में एक टॉपिक और बढ़ाते इसको रब कर लेते हैं, और उसका जो नाम है वो है आपका रिफ्रैक्शन। क्या नाम है, रिफ्रैक्शन। इसको रब कर लेते हैं और यहां पे लिखते हैं टॉपिक का नाम रिफ्रैक्शन। लिखिएगा क्या नाम है आपका टॉपिक का, रिफ्रैक्शन। फटाफट लिखिए, टॉपिक का नाम हो गया
रिफ्रैक्शन ऑन द बेसिस ऑफ वेव। वेव के कंसेप्ट के हेल्प से हम लोग को रिफ्रैक्शन स्टडी करना है। तो फटाफट लिखिएगा, देखिए जिस तरह से वहां पे एक्सप्लेन किए उसी तरह से हम लोग को यहाँ पे भी एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कोई आपका वेव फ्रंट PQ है और ये आपका कोई मीडियम सेपरेटर है जिसका नाम है XY, और इस मीडियम सेपरेटर पे क्या हुआ, ये जो आपका वेव फ्रंट है इंसिडेंट किया तो जब तक ये Q इस पॉइंट A को टच करेगा तब तक आपका P आपका D पॉइंट तक ही रह पाएगा। आफ्टर टाइम T जब तक ये पॉइंट D से आपका इस पॉइंट B तक पहुंचेगा तब तक यहाँ पे आपका क्या होगा, रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट कर जाएगा। क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं, रिफ्रैक्शन का एग्जिस्ट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान लेते, इसका वेलोसिटी c1 मान लेते, इसमें आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसकी वेलोसिटी c2। तो यहाँ पे डेफिनेटली रूप से ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगी और यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेगी, रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी। अगर रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगी तो इंसिडेंट रे व्हेन लाइट रे इंसिडेंट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट diverges its original path, or in that case if you suppose that here mu1 is greater than mu2, in that case you can say that here it is denser medium and it is rarer medium। in that case अगर ये आपका denser है, या ऐसे मानिए, ऐसे मान लीजिए, सॉरी, ये आपका mu1 है, mu2 is greater than mu1 मान लेते हैं। अगर mu2 is greater than mu1 है तो यहाँ पे क्या होगा कि ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रे बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो यहाँ पे क्या होगा, ये नॉर्मल की तरफ बैंड कर जाएगा। अगर ये नॉर्मल की तरफ बैंड करेगा तो ये आपका मान लीजिए एंगल आपका क्या है, R है, ये आपका एंगल I है। तो एंगल R जो रिप्रेजेंट करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो आप सबसे पहले यहाँ पर इतना दूर तक आप लोग समझ गए, जितनी बातें हमने बोले हैं उसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं ताकि आपको साथ साथ फिगर समझ आए। हमने क्या क्या हम लिखते हैं वो भी, चलिए सपोज वेव फ्रंट PQ incident obliquely on the surface XY that separates the media mu1 and mu2, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब हुआ कि ये जो आपका लाइट रे इंसिडेंट किया और ये आपका रिफ्रैक्टिव सरफेस पे क्या हुआ, इंसिडेंट किया, जो कि आपका पूरे यूनिवर्स को दो पार्ट में बांट रहा है, एक मीडियम 1 में और एक मीडियम 2 में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1 एंड mu2 है। एट फर्स्ट it touches A and finally B through D। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा कि सबसे पहले ये A पे मिलता है, फिर ये B पे मिलता है थ्रू D, मतलब D से होते हुए जाती है। पासिंग थ्रू डी लिखिए, ठीक रहेगा, पासिंग थ्रू डी, ये आ गया। अब यहाँ पे ये लिख दिए, इसके बाद देखिए इतने बातें हमने लिख ली। अब फिर से इसमें थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग करते हैं रिफ्रैक्शन की चर्चा, थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। लिखिएगा, बाय द टाइम द वेव्स कमिंग from D to B, the secondary wave fronts in the second medium starting from A to F, starting A and expands with respect to a radius AF is equal to C2 into T, AF is equal to C2 into T, and dB is equal to C1 into T।
देखिएगा हमने मान लिया, ये आप इसको मान लिया, देखिएगा हमने बोला यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ पे बोला कि ये जो आपका क्यू पॉइंट है जब तक ये ए पे आएगा तब तक पी आपका डी पर आएगा, कुछ समय के बाद ये जीप जब तक बी पे जाती है तब तक यहाँ पे रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट कर जाएगी। और ये इस मीडियम में, जब ये इस मीडियम में जब इसकी वेलोसिटी c1 है, इस मीडियम की वेलोसिटी c2 है, अगर ये t टाइम तक यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लिया तो डेफिनेटली ये c0 into t डिस्टेंस कवर करेगा, ये dv इक्वल टू c0 into t होगा। तो यहाँ पे c1 माने तो इसको मानेंगे c1 into t, और ये दूसरे मीडियम में जाएगा जिसकी वेलोसिटी हमने पहले ही मान चुका हूँ c2। तो अगर इसकी वेलोसिटी c2 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स v2 है, तो अगर ये c2 है तो इसकी ये यहाँ से a से f तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, c2 into t। तो उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर f इक्वल टू c2 into t और dv इक्वल टू c1 into t। तो इतना तक आप लोग समझ गए। अब देखिएगा हम फिगर के अगले पार्ट में चलते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा निकाल लेते हैं, आप लोग लिखते रहिए यहाँ पे, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स है, ज्यादा नहीं है, बस यही में थोड़ा सा आपका यहीं पे थोड़ा मैथमेटिक्स है, अदरवाइज आपका वेब ऑप्टिक्स में मैथमेटिक्स बहुत कम है, छोटा मोटा मैथमेटिक्स है, बस पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज होता है, अदरवाइज इसी में थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। इसके बाद खत्म हो गया मैथमेटिक्स का पोर्शन। तो देखिएगा, तो इतना दूर तक आप लोग समझ गए। इसके बाद क्या है देखिएगा, इसको रब कर लेते ऊपर वाले पार्ट को। इस बात को आप याद रखेंगे कि आपका डी बराबर c1 into t और f बराबर क्या हो गया, f बराबर हमने निकाला c2 into t, क्योंकि इसका हम लोग बाद में यूज करेंगे। ठीक, अब देखिएगा फिर से, अब देखिए हम ये जो आपका है, ये आपका PQ, ये आपका PQ है, ये भी तो आपका फिर क्या होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा आपका, ये वेव फ्रंट पहुंचेगी, ये वेव फ्रंट यहाँ पे पहुंचेगी। तो यहाँ पे हम एक सरफेस मान लीजिए की इमेज कर लेते हैं और ये आपका टेंजेंट प्लेन की तरह बिहेव करते हैं। इसको किस तरह के, टेंजेंट प्लेन। तो ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है टेंजेंट प्लेन पर। ठीक, ये हमने इसको ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट प्लेन की तरह बिहेव करेगा। और ये जो आपका है, ये आपका टोटल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जो यहाँ पे पहुंचा, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, समझे। इस चीज को लिखते हैं। नाउ लेट अस ड्रॉ ए टेंजेंट प्लेन, ए टेंजेंट प्लेन BF। हम क्या किए, एक टेंजेंट प्लेन BF को यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। ये आपका टेंजेंट प्लेन हुआ जो कि आपका रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट है, जो कि ये आपका रिफ्रैक्शन के बाद जो मिला वो वेव फ्रंट है। ब्रैकेट में अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट। मान लीजिए इसको इफ इट इज, अगले सेंटेंस में लिख लेते हैं, इट इज सपोज्ड या ट्रीटेड एज, या इट इज द रिफ्रैक्टिंग वेव फ्रंट, then the waves from each of the incident wave front AGB AD है ना, AGB सॉरी, हाँ AGB from then the wave from each of the incident wave front AGB, अच्छा यहाँ पे G मान लीजिए, इसको D मान लीजिए, AGD होगा। AGD must which in the same time t, इंसिडेंट वेव फ्रंट AGD मस्ट, यहाँ पे मस्ट है, which in the same time t। इसका मतलब ये हुआ कि एक G इसलिए लिया क्यों यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे वेव फ्रंट इंसिडेंट करेगा तो बहुत सारा इसमें पॉइंट होगा ना, तो एक यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया और ये दो पॉइंट तो एक्सट्रीम पे हमने ले लिया, तो ये भी तो यहाँ पे आएगी। तो वो कैसे आएगी, ये पहले तो यहाँ पे आकर के यहाँ आएगी, फिर यहाँ पे जाकर के यहाँ पे आएगी। रिफ्रैक्शन, यहाँ पे रिफ्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मल फील करेंगे, बट यहाँ पे नॉर्मल हम नहीं ड्रॉ करेंगे क्योंकि स्पेस फिगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो केवल समझ लीजिएगा, यहाँ पर भी इसी तरह से नॉर्मल हुआ, इस तरह से नॉर्मल हम लोग ड्रॉ करेंगे। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा I, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R होगा। ये सारी चीज आपको सोचना पड़ेगा यहाँ पे। अब देखिए, तो यहाँ पे आपको ये जो फिगर है, आपको कहे तो बाहर करके कर निकाल दे, इसका फिगर इस तरह से है, यहाँ पे इस तरह से ले लीजिएगा, ठीक। और ये आपका नॉर्मल हो गया, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया, ये आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R हो गया। तो इस चीज को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, ठीक।
ये आपका इस तरह से ये वाला पार्ट रहता है यहाँ का फिगर, बीच में चाहे तो आप बना सकते हैं इसको जूम करके। इन द सेम टाइम तो यहाँ पे कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये पॉइंट यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंचता है, ये यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंचता है, तब तक ये भी तो यहाँ से यहाँ तक पहुंच जाएगी टी टाइम में, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तक टी टाइम में पहुंच जाएगी। तो उसी चीज को हमें लिखना है टाइम टी टू दिस प्लेन BF, मतलब BF प्लेन तक पहुंच जाएगी। सो यू कैन से दैट हियर T शुड बी व्हाट GH बाय यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इसका नाम जो हमने रखा है, इसका रखा हमने क्या H रखा है। ये आपका पॉइंट है G और ये आपका है H, और ये आपका जो पॉइंट है ये आपको हमने मान लिए J मान लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अब जो है ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री से इंसिडेंट करता है, इस बात को याद रखिएगा। तो अब यहाँ पे कर सकते हैं कि T बराबर हो जाएगा GH बाय, मतलब ये टोटल डिस्टेंस बाय C1 वेलोसिटी है, प्लस दूसरा जो आपका है ये HJ बाय C2, ये क्या होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए। तो आपको प्रूफ करना है कि ये T जो है G से J तक, मतलब G से H से J तक जाने में आपका T टाइम कांस्टेंट लेगा। तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे देखिएगा फटाफट, इस पार्ट को कर ले। अब अगर इस पार्ट को हम रैप करते हैं तो देखिएगा सबसे पहले ये आपका I है तो ये भी कोण एंगल I हो जाएगा ज्योमेट्री से, और आपका यहाँ पे ये एंगल R है तो ये आपका जो एंगल होगा ये भी आपका R हो जाएगा। इस बात के बारे में आप लोग समझ लेंगे क्योंकि यही आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से sin I बराबर क्या कहेंगे GH बाय, sin I बराबर क्या कहेंगे GH बाय AH, सिंस sin I बराबर GH बाय AH एंड sin R बराबर HJ बाय HB, sin R बराबर HJ बाय HB। और हमने जो अभी यहाँ पे लिखा था वो क्या लिखा था T इज इक्वल टू GH बाय C1 प्लस HJ बाय C2, यही ना लिखे थे। तो यहाँ पे GH को क्या लिख सकते हैं H इंटू sin I, इट कैन बी रिटन एज H इंटू sin I डिवाइडेड बाय C1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं HJ की जगह पर HB इंटू sin R बाई C2। अब देखिएगा इस HB को आप क्या लिख सकते हैं AB माइनस H इंटू sin I बाई C1 प्लस HB को क्या लिख सकते हैं AB माइनस H डिवाइडेड बाई C2 इंटू sin R, इतना लिख सकते हैं। अगर यहां तक आप लोग समझ गए तब तो इसकी कहानी खत्म हो गई। कैसे तो देखिए ऊपर वाले पार्ट को अब कर ले, ये इजी है थोड़ा उसकी रिस्पेक्ट में, क्योंकि मैथमेटिक्स इतना ज्यादा टफ नहीं इसमें। अब इसको हम थोड़ा ऊपर कर ले तो यहाँ पे कह सकते हैं कि इसको अगर स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में तो AB इंटू साइन आर बाई C2 माइनस AH अपॉन साइन आर बाई C2, इस दोनों में से AH को अगर कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा AH बटे C1 का AH को कॉमन लेंगे तो साइन I बाई C1 माइनस साइन R बाई C2। अगर मैं यहाँ पर AH को कॉमन ले लिया तो क्या बचा साइन I बाई C1 माइनस साइन R बाई C2, और फिर आपका एक टर्म सेकंड टर्म बच जाएगा AB इंटू साइन R बाई C2। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से AB sin R बाय C2। अब जो ये AB देखिएगा ध्यान से फिगर में, सिंस ये एंगल आपका कितना है 90 डिग्री, तो ये एंगल R के लिए सिंस sin R इज इक्वल टू इंटीग्रल AFB, इंटीग्रल AFB में sin R बराबर क्या होगा AF बाय AB, तो sin R बराबर क्या कर सकते हैं AF बाय AB। सो यू कैन राइट AB इनटू sin R इज इक्वल टू व्हाट AF, इसका मतलब AB इंटू sin R को हम AF से रिप्लेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको ये पार्ट आप देख लीजिए, इसको रब कर ले, तो इसको अगर रब कर ले तो आप लिख सकते हैं क्या, इसको सिमिलरली लिख सकते हैं AH इंटू sin I बाय C1 माइनस sin R बाय C2 प्लस AB इंटू sin R जो हो गया आपको क्या हो गया AB इंटू sin R जो मेरा मुझे वैल्यू मिला था वो क्या निकला था AF बाय C2। अब ये देखिए AF जो निकला है AF बाय C2, अभी तुरंत मैंने लिखा था AF बाय C2, ये क्या है आपका ये आपका T है, क्योंकि T टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंचा था तो ये आपका AF बाय C2 क्या हो गया T हो गया, और ये हम ऑलरेडी किसका वैल्यू निकाल रहे हैं T का। तो सो T बराबर AH इंटू sin I
डिवाइडेड बाय C1 माइनस साइन R बाय C2, और AF बाय C2 क्या हो गया, T हो गया, क्योंकि यहाँ पे AF डिस्टेंस है जो कि D से B तक आने में लगा, उतना ही टाइम यहाँ से R तक आने में लगा। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि इट इज ट्रू, ये दोनों बात सही होगी तभी ना, जब ये आपका x तो कभी जीरो हो नहीं सकती है, C1 C2 तो जीरो हो नहीं सकती है, डेफिनेटली रूप से ये पूरा का पूरा टर्म जीरो होगा, तभी तो ऐसा कंडीशन बनने वाला है। तो इसका मतलब हुआ, इसको अगर हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे तो कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट इज ट्रू if this portion will be 0, that means you can write sin I by C1 minus sin R by C2 is equal to 0, that implies that sin I is equal to sin I by C1 is equal to sin R by C2। फिर हम लोग sin R को अगर लेफ्ट में ले लेंगे तो हो जाएगा sin I by sin R is equal to C1 by C2, C1 by C2 is equal to mu2 by mu1, और mu2 by mu1 is simply 1 mu2, इसको क्या लिख सकते हैं 1 mu2। तो यहाँ पे आ गया आपका 1 mu2, तो यहाँ पे आया sin I by sin R is equal to sin 1 by C2, that will be mu2 by mu1, that will be 1 by mu2। और ये किस लॉ को रिप्रेजेंट करती है, रिफ्रैक्शन के सेकंड लॉ को रिप्रेजेंट करती है, सो इट इज एक्सप्लेन्ड, लिख सकते हैं क्या हो गया, इट इज एक्सप्लेन्ड, दैट मींस रिफ्रैक्शन जो हो गया आपका एक्सप्लेन हो गया। तो ये है आपका लॉजिक, किसमें वेव थ्योरी की हेल्प से आपका प्रूफ करने का, समझ गए। तो आप लोग फटाक से इसको समझ लीजिए। अब हम लोग आगे के थ्योरम पर चलते हैं, आगे के कंसेप्ट में, लेकिन इतना ये जो आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा, इसमें ऐसा मैथमेटिक्स आपको अब आगे नहीं मिलेगा, ठीक। डिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन की जो भी है आपका यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगी, और आगे जो है इस तरह का आपको मैथमेटिक्स सही नहीं मिलने वाला है, ठीक, बहुत ईजी हो जाएगा आपका। अब जो हम लोग पढ़ेंगे आगे के टॉपिक में, उसमें पढ़ेंगे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग पोलराइजेशन के बारे में, सॉरी इंटरफेरेंस के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। फिर हम लोग पोलराइजेशन के बारे में, डिफ्रैक्शन के बारे में, यही सब फेनोमेना के बारे में पढ़ेंगे। पोलराइजेशन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये सारे जो एक्सप्लेनेशन है ना, वो हम लोग वेव कंसेप्ट से लेते हैं। अगर वेव कंसेप्ट मिलेगा ना तो आप कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए आप लोग को ध्यान से समझना है ये सारे कंसेप्ट को। तो हम चाहते हैं कि आज की क्लास आपको यहीं पे ओवर कर दे, ठीक। और अगली क्लास में, क्योंकि इस क्लास में हमने आज रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का डिस्कस कर लिया, अगली क्लास में हम लोग यंग्स डबल स्प्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन करते हुए इंटरफेरेंस का डिस्कशन करेंगे कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ इंटरफेरेंस, इन विच कंडीशन इंटरफेरेंस एग्जिस्ट और नॉट, तो किस कंडीशन में इंटरफेरेंस आपको एग्जिस्ट करती है। फिर जाकर के हम लोग पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये 2-3 फेनोमेना है जो आपका वेव ऑप्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, और समटाइम्स बोर्ड में खास करके ये 4 फेनोमेना तो में से एक तो जरूरी पूछ देता है, जिसमें से आपका आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट, तो पहले भी पढ़ चुके, बट फिर भी हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्पेक्ट्रम में पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में। फिर ये देखिए, ये 6-7 फेनोमेना है लाइट में जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन। फिर वहां पे हम लोग डिस्पर्सन पढ़ते हैं, प्रिज्म में एक डिस्पर्सन आता है। फिर हम लोग स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ते हैं, जो कि प्रिज्म में ही पढ़ते हैं, बट फिर भी हम लोग एक अलग से भी पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में, क्योंकि प्रिज्म में हम लोग कई टाइप्स के प्रिज्म पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम कई टाइप्स के पढ़ेंगे। तो यहाँ पे फिर आपका आता है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये सब फेनोमेना काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि अगर यही सब में से दो तो खास करके डिफरेंशिएट बिटवीन पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, इस तीनों के बीच में डिफ्रैक्शन, इस तीनों में से कोई 2 का डिफरेंस तो बराबर पूछते ही रहता है। तो आप लोग को ये सारे पॉइंट्स को रिमेंबर करना है, बट अब पहले तो आप ये चीज को समझे, क्योंकि ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, ठीक, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स थोड़ा सा फिगर है, तो कभी कभी ये 5 नंबर में पूछ देता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें, फिर आप लोग के लिए ये अदरवाइज सारा टॉपिक कीजिएगा, क्योंकि शेष जो भी है आपका ना वो बेसिक डेफिनेशन बेस्ड है, और थोड़ा बहुत कहीं मैथ अगर यूज भी होता है तो आपका पाइथागोरस थ्योरम, फलना, इस तरह का ज्योमेट्री का सिंपल प्रॉपर्टी यूज होता है, अदरवाइज कुछ नहीं यूज होता है, ठीक। चलिए, तो आज की क्लास में यहीं पे ओवर करते हैं, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, जिसमें डिस्कस करना है मुझे पर्टिकुलर इंटरफेरेंस के बारे में, जिसका सबसे पहले जो बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट होता है वो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से स्टार्ट होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, बाय।